Hello. Hello. Welcome back to online platform of Youth Engineers Academy from Lucknow. We are dealing with SSC JEE, Civil Engineering, Mechanical Engineering and Electrical Engineering and a new course TG2 in Electrical Engineering. Here is the email and here is email you can contact on that. And next we provide यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से जाके यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कुछ फ्री लेक्चर्स भी हैं जिससे आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, प्लस कुछ प्राइस पर कंपेरेबल प्राइस पर अवेलेबल नेक्स्ट कोर्सेज भी हैं जिससे आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, कल तक हमने डिस्कस किया था डिक्लिनेशन, वेरिएशंस इन डिक्लिनेशन की बात कर रहे थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे क्या होता है एजीमुथ। आगे पढ़ेंगे आज क्या होता है एजीमुथ। एजीमुथ क्या होता है? एजीमुथ वो एंगल होता है या फिर कहें वो डायरेक्शन होता है या फिर कहें वो बियरिंग होती है ट्रू नॉर्थ से जो कि सबसे पास होती है। कहने का मतलब ट्रू नॉर्थ से सबसे पास वाली जो बियरिंग होगी, ट्रू नॉर्थ से सबसे पास वाली जो बियरिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं? एजीमुथ कहते हैं। एजीमुथ कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये आ रही है और नेक्स्ट हमारी है एक लाइन ये। देख लेते हैं, ओ ए बी सी और डी, ये चार लाइंस हैं हमारे ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रही हैं, निकल रही हैं और चारों डायरेक्शंस में जा रही हैं। अब देख लेते हैं डायरेक्शन कौन कौन सी है। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है और ये है वेस्ट डायरेक्शन। चार डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है। ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है, ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है और ये नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है। जैसा कि मैंने अभी बोला, एजीमुथ क्या होता है? नियरेस्ट मोस्ट डिस्टेंस, यानी कि नियरेस्ट the nearest angle or bearing from the nearest angle or bearing from true north, इसको कहते हैं एजीमुथ। It can be in either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर वो हमारा नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है या फिर नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा वो क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेगा, और जैसे ही वो नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में आएगा वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजरमेंट करेगा। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ एजीमुथ, रेंज ऑफ एजीमुथ होती है 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कैसे क्या एजीमुथ क्या है, कैसे मेजर करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि एंगल एक ये है, एक एंगल ये बना रही है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 178 डिग्री का एंगल बन रहा है, 178 डिग्री का एक एंगल बन रहा है और ऊपर वाले में 56 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली
इसमें जब हम बात करें तो हमने क्या कहा अभी, मैंने कहा नॉर्थ से आए एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ से आए यहाँ पे दिया हुआ है 250 डिग्री एंगल, यहाँ पे दिया हुआ है 250 डिग्री एंगल ऑफ ओडी। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉर्थ से ही चलकर आ रहे हैं और इसका डायरेक्शन, इसका एंगल कितना दिया हुआ है 320 डिग्री, 320 डिग्री। ये हमारा WCB में एंगल्स गिवन है, WCB में एंगल्स गिवन है। OB का कितना है, OB का है 56 डिग्री, OC का है 178 डिग्री, OD का है 250 डिग्री और OA का है हमारा 320 डिग्री। तो अगर हम OB की बात करें, WCB में कितना दिया हुआ है, WCB में करेंगे और एजिमुथ निकाल लेंगे, एजिमुथ निकाल लेंगे। सिमिलरली OC, OD और OA। OB में WCB दिया था 56 डिग्री, 56 डिग्री, नीचे आए 178 डिग्री OC का हो गया था और यहाँ पे आए तो 250 डिग्री WCB किसका गिवन था, OD का, और यहाँ पर 320 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था नियरेस्ट मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ से सबसे पास डिस्टेंस OB के लिए क्या होगी, ये 56 डिग्री सेम हो जाएगी, और सेम अगर हम आए OC पे तो उसके लिए भी 178 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर एजिमुथ और WCB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बट जब हम बात करते हैं OA की और OD की, OA की और OD की, जब हम इधर से आएंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 250 डिग्री बन रहा है और 320 डिग्री बन रहा है। बट हमारा जो एजिमुथ का रेंज है वो क्या है, 0 to 180 डिग्री है, 0 to 180 डिग्री। कहने का मतलब और नियरेस्ट मोस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी और ये होगी नियरेस्ट मोस्ट डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, 360 में से WCB को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये आ जाता है 110 डिग्री। सिमिलरली यहां पर बात करेंगे 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री और ये आ जाता है 40 डिग्री। आई होप ये अजीमुथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अजीमुथ क्या होता है, नियरेस्ट एंगल और बियरिंग फ्रॉम ट्रू नॉर्थ से सबसे पास वाला जो एंगल होता है लाइन का, उसको हम अजीमुथ कहते हैं। और इट कैन बी आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 180 डिग्री होती है जनरली। और उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं WCB से अजीमुथ में तो क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो होता है वो इक्वल कर देते हैं और जो हमारा थर्ड और फोर्थ होता है 360 माइनस WCB कर देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल अट्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, लोकल अट्रैक्शन की। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिनोट एनी इन्फ्लुएंस विच प्रिवेंट्स द मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम पॉइंटिंग मैग्नेटिक नॉर्थ। कहने का मतलब जब हम फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो एक सूटेबल डायरेक्शन अचीव कर रहा था, यानी कि मैग्नेटिक नीडल अपनी एक सूटेबल डायरेक्शन अचीव कर रहा था। उसको हमने नाम दिया था मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम दिया था, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा मान लीजिए ट्रू नॉर्थ है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये हमारा क्या है, ट्रू नॉर्थ है या फिर कहें ट्रू मेरिडियन है। ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, कल बात हुई थी इसकी, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बात करें तो इसको क्या कहते थे, थीटा कहते थे। थीटा मतलब डिक्लिनेशन, ठीक है। बट अगर कोई लोकल अट्रैक्शन ना होता
तो हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन था वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, बट जब हम लोकल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन को शिफ्ट कर देता है, और जो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो टिल्ट हो जाता है, वो टिल्ट हो जाता है, टिल्ट हो जाता है यानी कि अपने पाथ से डिसलोकेट हो जाता है, अपने पाथ से डिसलोकेट हो जाता है। तो इसके लिए लिख लेंगे द मैग्नेटिक नीडल डज नॉट पॉइंट, द मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल does not points in actual magnetic north। कहने का मतलब वो अपने पाथ से डिविएट हो गया, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से डिविएट हो गया है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? It is due to magnetic influences, magnetic influences मतलब like rail coaches, railways की metal box, railways मेटल की, या फिर कहें मैग्नेटाइट और इन अर्थ एटसेट्रा, इनकी वजह से जो हमारा शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग होता है हमारा। एक एग्जांपल और लिख लीजिए यहाँ पे, मैग्नेटिक और इन अर्थ कॉमा इलेक्ट्रिक वायर हैविंग करंट। कहने का मतलब इनकी वजह से हमारी जो एक्चुअल मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, क्यों शिफ्ट हो जाती है? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल है और इन सब मटेरियल्स में भी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी शो होती है, ये सारे मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए, और जितना अट्रैक्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पता कैसे चलता है, इसको पता कैसे करते हैं? इफ फोर बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग, अगर हमारे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों बराबर है, यानी कि फोर बियरिंग डिफरेंस बैक बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है तो इसको हम कहते हैं क्या है? both stations are free from local attraction or equally affected by local attraction। कहने का मतलब अगर हमारा ए स्टेशन पे मान लीजिए फोर बेयरिंग आ रही थी 18 डिग्री आ रही थी, और बैक बेयरिंग आई कितनी? 198 डिग्री, डिफरेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री का है। और हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होंगे, दोनों स्टेशंस ए और बी जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा। और दूसरा कह सकते हैं कि दोनों इक्वली इफेक्टेड है, यानी कि अगर मान लें कि 3 डिग्री का डिक्लिनेशन, 3 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन यहां पर है, तो 3 डिग्री का ही लोकल अट्रैक्शन यहां पर भी है। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्या है?
if forbearing difference बैक बेयरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों का डिफरेंस जो है 180 डिग्री ना आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंटली अफेक्टेड बाय बोथ स्टेशंस आर differently both stations are differently affected both stations are differently affected by local attraction नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमिनेशन, या फिर उससे पहले बात करेंगे क्या है, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एक्सटीरियर डिक्लिनेशन डेविएशन एंगल्स are unaffected from local attraction, लोकल अट्रैक्शन का फर्क इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स और डेविएशन एंगल पर नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस के थ्रू चेक किया गया है कि डेविएशन एंगल पर, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स पर लोकल अट्रैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी असर नहीं आता है। जितना विदाउट लोकल अट्रैक्शन वाले सरफेस पे या फिर कई रीजन में ये तीनों आते हैं, उतना ही लोकल अट्रैक्शन वाले रीजन में भी निकल के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक कंपास की। थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल्स के बारे में बात करेंगे, एसेंशियल फीचर्स इसके क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। एसेंशियल फीचर्स की बात करें, क्या होते हैं। पहला होता है मैग्नेटिक नीडल इज magnetic needle establishes magnetic north, या फिर कहें मैग्नेटिक मेरिडियन। इट एस्टैब्लिशेस लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जिसके थ्रू, जिस लाइन के थ्रू, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे होते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा नीडल है, नीडल क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा कि ये जो टिप है पेन की, ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, मींस टुवर्ड्स द कैमरा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है। और जब हम आई साइट को स्लिट्स से देखेंगे, आर पार दिखने लगेगा, तो क्या कहलाते हैं, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, उस डायरेक्शन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुएटेड सर्कल होता है और होता है कंपास। ग्रेजुएटेड सर्कल
ग्रेजुएटेड सर्कल क्या होता है? ग्रेजुएटेड सर्कल एक सर्कुलर प्लेट होती है, या फिर कहें एक सर्कल होता है, कड़ा जैसा एक सर्कल होता है और वो फ्लैट होता है। उसमें क्या होते हैं? ग्रेजुएशंस बने होते हैं, यानी कि मार्क्स बने होते हैं, डिग्री एंगल्स लिखा होता है और साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मेंशन होता है। ठीक है, ग्रेजुएटेड सर्कल इज अटैच्ड और अनअटैच्ड, बोथ केस में होता है, आइदर अटैच्ड और अनअटैच्ड। किसके केस में अटैच होता है, किसके केस में नहीं अटैच होता है, ये अभी आगे बात करेंगे। और इसमें होता क्या है? एक कंपास बॉक्स होता है जिसमें ये सब लगा होता है। कंपास बॉक्स, एक कंपास बॉक्स होता है जिसमें कि ये सारा अरेंजमेंट लगा होता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की और एंगल ऑफ डिप की। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड डिप ऑफ नीडल इसकी बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैसे कैसे वेरी करती है उसकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या है? सेंटर में हमारा क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये सेंटर है ओ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। थोड़ा सा फिगर गलत है, यहां से एंटर करती हैं और ऐसे जाती हैं, यहां से एंटर करके ऐसे जाती हैं, ओवरलैप नहीं करती, सॉरी। यहां से ये एंटर करके ऐसे आती हैं। ठीक है,
और इसी तरह सिमिलरली ये साउथ से एंटर करती हैं ऐसे, और ये साउथ से ऐसे निकलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बता रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहे थे। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द अर्थ, नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द अर्थ। और जब बाहर की बात करेंगे, जब बाहर की बात करेंगे, जब बाहर की बात करेंगे तो क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं। तो जनरली जो बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं, बुक्स में भी यही पाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है? ये बाहर वाली लाइंस को कंसिडर कर कर बोल रहे हैं साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है। ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ से निकली और अर्थ के नॉर्थ से पेनिट्रेट कर गई, और ये हमारा क्या है? सेंटर है। और जब अंदर की बात करेंगे, अंदर विद इन द अर्थ सरफेस, तो वो क्या होती हैं? नॉर्थ टू साउथ प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, अब देखते क्या है। ये हमारा होता है इक्वेटर, ये हमारा होता है इक्वेटर। ये हमारा क्या है? ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये हमारा है इक्वेटर। यहां पर हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं अर्थ के, या फिर कहें ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं अर्थ सरफेस के। यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो ये यहां पर भी एक पैरेलल बन जाती है, जस्ट पैरेलल बनती है। मगर अगर यहां पर टेंजेंट बना दें और अर्थ सरफेस पर टेंजेंट बनाए तो यहां पर 90 डिग्री बनाती हैं, और अगर हम यहां पर अर्थ सरफेस पर बनाए और यहां बनाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कहने का मतलब एट पोल्स, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, at equator magnetic field lines are parallel to earth surface, parallel to earth, while at poles magnetic field lines are normal, that is makes 90 degree with earth, and सबसे इंपॉर्टेंट चीज, and the angle made by needle or magnetic field line, the vertical angle made by magnetic field line or magnetic field line or needle with respect to earth surface is dip। इसी को हम क्या कहते हैं? डिप कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक
अर्थ सरफेस है, ये हमारा एक अर्थ सरफेस है, कर्वेचर पे अर्थ सरफेस है, इस पर एंगल जो बना रही है नीडल, ये वाला एंगल, ये वाला जो वर्टिकल एंगल बन रहा होगा, ये वाला वर्टिकल एंगल, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारा नीडल है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा इक्वेटर पे 0 है, मगर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेता है पोल पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पोल पर वही चीज बता रहा था मैं, 90 डिग्री बनता है और साउथ में भी 90 डिग्री बनता है। एंड जब इक्वेटर की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है, यानी कि वहां पर कितना बनता है, वहां पर 0 डिग्री एंगल बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही लिख लेंगे, एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, और इक्वेटर को ही क्या कहते हैं, इक्वेटर इक्वल्स टू 0 डिग्री एट पोल्स 90 डिग्री, और इक्वेटर को ही हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक नीडल की। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है, ये स्लेंडर होती है, स्लेंडर, स्ट्रेट एंड मेड ऑफ मेटल मेड होती है। ठीक है, स्लेंडर मतलब लैटरल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, लैटरल डायमेंशन यानी कि एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई। लंबाई के रिस्पेक्ट में जो क्रॉस सेक्शन है, लंबाई को अगर बीच से काट दें, किसी चीज को बीच से काट दें, लंबाई के अक्रॉस काट दें, तो क्या मिलता है, क्रॉस सेक्शन मिलता है। उसको कहते हैं हम लैटरल क्रॉस सेक्शन, या फिर कहें लैटरल डायमेंशंस। उसमें कौन कौन से डायमेंशन दिखाए जाते हैं, जनरली उसमें विड्थ और डेप्थ दिखाई जाती है। अगर इनके कंपैरिजन में हमारा लेंथ बहुत बड़ा है, तो उसको क्या कहते हैं, स्लेंडर मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेंडर मेंबर। स्ट्रेट होती है और मेटल की बनी होती है। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल बार मैग्नेटाइज्ड स्टील और आयरन। कहने का मतलब मेटल मैग्नेटाइज्ड होती है, मेटल जो यूज होता है वो मैग्नेटाइज करके उस पे उसमें बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सपोर्टेड ऑन ज्वेल बियरिंग। एक सपोर्ट है पाइवोट नाम देते हैं उसको, और उस पर जो रखते हैं उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, ज्वेल बेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है वेरी सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, प्लस मैग्नेटिक एक्सिस कॉन्साइड करनी चाहिए। मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक नीडल मस्ट कोइंसाइड। कहने का मतलब मैग्नेटिक नीडल की जो एक्सिस है वो, और हमारा मैग्नेटिक एक्सिस यानी कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस
एक्सिस ऑफ नीडल, ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ नीडल और मैग्नेटिक नीडल कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है इसकी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मोर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी शुड बी हायर, हायर सेंसिटिविटी का मटेरियल होना चाहिए और हाईली सेंसिटिव नीडल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कुछ लाइंस की होती हैं, लाइंस बात करते हैं, एगोनिक, आइसोक्लिनिक। एक होती है आइसोक्लिनिक, दूसरी होती है एक्लिनिक, एक्लिनिक, तीसरी होती है आइसोगोनिक, आइसोगोनिक और तीसरी होती है एगोनिक। क्या होती हैं तीन तीन लाइंस, इनके बारे में जानते हैं। एक होती है आइसोक्लिनिक लाइन, दूसरी होती है एक्लिनिक लाइन, तीसरी होती है आइसोगोनिक और चौथी होती है एक्लिनिक लाइन। ऐसे पॉइंट्स, ऐसी लाइंस जो हमारी, ऐसी लाइंस, कैसी लाइंस, ऐसी लाइंस जो हमारे सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स से पास कर रही होंगी, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। passing through points of same declination, points of same declination। और डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं डिक्लिनेशन, उसको कहते हैं डिक्लिनेशन। इट मे और मे नॉट फॉर्म कंप्लीट सर्कल, इट मे और मे नॉट फॉर्म कंप्लीट ग्रेट सर्कल। नेक्स्ट है एक्लिनिक लाइंस। एक्लिनिक लाइंस क्या होती हैं, एक्लिनिक लाइंस वो होती हैं, सॉरी, आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक। एक्लिनिक लाइंस वो होती हैं जो हमारे जीरो, जो हमारे जीरो डिक्लिनेशन से पास करती हैं, जीरो डिक्लिनेशन से पास करती हैं। लाइंस पासिंग थ्रू lines passing through the points of zero declination, जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन से पास करने वाली लाइंस को क्या कहते हैं हम, जीरो डिक्लिनेशन से पास करने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, एक्लिनिक लाइंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोगोनिक लाइंस की। आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस passing through points of same dip। कहने का मतलब ऐसे पॉइंट्स से पास करने वाली लाइन जिनका डिप सेम होता है, और डिप किस पर डिपेंडेंट होता है, लैटिट्यूड डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल
latitudes. Example, latitudes. नेक्स्ट है एक्लिनिक लाइंस, एगोनिक लाइन, सॉरी, एगोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस क्या होती हैं? लाइंस passing through, lines passing through, lines passing through, lines passing through, lines passing through points of zero dip. zero dip, जीरो डिप में क्या आता है? एग्जाम्पल अभी बताया था, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताए थे। जीरो डिप कहां पर आता है हमारा? जीरो डिप कहां पर आता है हमारा? इक्वेटर पर आता है जीरो डिप। जीरो डिप कहां पर आता है? इक्वेटर पर आता है हमारा जीरो डिप। ठीक है, एग्जाम्पल इक्वेटर, एग्जाम्पल इक्वेटर। ये चार लाइंस थी, आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक, आइसोगोनिक, एगोनिक। आइसोक्लिनिक में क्या था? पासिंग थ्रू द सेम, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आइसोक्लिनिक। एक्लिनिक जहां पर जीरो डिक्लिनेशन होता है उनको कहते हैं आइसोगोनिक होती है, जहां पर सेम डिप होता है। एगोनिक जहां पर जीरो डिप होता है। यह हमारा लाइंस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपास की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपास की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपास की। उसमें दो तरीके के कंपास पढ़ते हैं हम। एक होता है प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक कंपास, और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। बेस्ड ऑन WCB, WCB सिस्टम, WCB सिस्टम ये बेस्ड होता है RB या फिर QB सिस्टम बेस्ड। QB और RB का बता चुके हैं और WCB का भी बता चुके थे जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। क्या होते हैं? होल सर्कुलर बेयरिंग सिस्टम और रिड्यूस्ड या फिर क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ग्रेजुएटेड। इससे पहले नीडल की बात कर लेते हैं, नीडल की बात करते हैं। ब्रॉड स्ट्रैप नीडल, ब्रॉड स्ट्रैप होती है, नॉट इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मतलब पॉइंटेड नीडल ना होके ये कैसी होती है? ब्रॉड और स्ट्रैप होती है, नॉट इंडेक्स फॉर्म। ये कैसी होती है? नीडल की बात करते हैं, ये कैसी होती है हमारी? पॉइंटेड, पॉइंटेड नीडल वर्क्स एज इंडेक्स, वर्क्स एज इंडेक्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग नीडल वर्क्स एज इंडेक्स नीडल या फिर वर्क्स एज इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉट अटैच्ड टू, नॉट टू, not attached to compass box and not attached to compass box। यहां पर क्या होता है? attached to, attached to compass box। ये क्या होती है? does not,
does not rotates with line of sight ये सिर्फ अभी नीडल की बात कर रहे हैं, नीडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारी प्रॉपर्टीज जिसके इसके बाद लिखी हैं सारी नीडल की हैं। रोटेट्स with box with LOC sorry LOS with LOS rotates with LOS गलत हो गया ये सॉरी। अब ग्रेजुएटेड रिंग की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएटेड रिंग की बात करते हैं। इसमें इन्वर्टेड ग्रेजुएशंस होते हैं। इन्वर्टेड ग्रेजुएशंस मतलब नंबर्स जो प्रिंट होते हैं वो हमारे इन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं। इन्वर्टेड ग्रेजुएशन होता है। साउथ पे 0 डिग्री होता है, वेस्ट हमारा 90 डिग्री होता है, नॉर्थ पे हमारा 180 डिग्री होता है और ईस्ट में हमारा 270 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्रेजुएटेड रिंग इन्वर्टेड ना होके इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब ऊपर से देखेंगे तो सीधा दिखेगा, इरेक्ट ग्रेजुएशंस नॉर्थ एंड साउथ पर 0 डिग्री होता है, ईस्ट एंड वेस्ट पर 90 डिग्री ग्रेजुएशंस होता है। और इसमें एक चीज यहां पर लिख सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट इंटरचेंज्ड, ईस्ट एंड वेस्ट आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आई वेन की। आई वेन के साथ आई वेन विद प्रिज्म होता है। आई वेन के साथ प्रिज्म होता है। नो प्रिज्म बट फाइन स्लिट फाइन बट फाइन स्लिट एक छेद, पतला सा छेद होता है विद आई वेन। अगर आपने सर्वेयर कंपास देखा होगा तो उसमें जानते होंगे कैसे क्या होता है। उसमें प्रिज्मेटिक में क्या होता है, आई वेन के साथ एक प्रिज्म लगा होता है। क्या लगा होता है, प्रिज्म लगा होता है, एक प्रिज्म लगा होता है। और जब हम बात करते हैं सर्वेयर कंपास में, उसमें प्रिज्म ना होकर एक फाइन स्लिट होता है आई वेन साइड पे। आई वेन साइड क्या होता है, जहां से हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, इसमें ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्राइपॉड में और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, may or may not be required। इसमें ट्राइपॉड इज मस्ट। बिना ट्राइपॉड के सर्वेयर कंपास के थ्रू सर्वेइंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो नीडल है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और लेवलिंग करने में भी दिक्कत आती है।
इसमें ग्रेजुएटेड रिंग does not rotates with box. इसमें क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें फिक्स्ड नहीं होती है। इसमें ग्रेजुएटेड रिंग और हमारा जो बॉक्स है वो अलग अलग होता है, एक ज्वेल बेयरिंग पे टिका होता है। और जब हम बॉक्स को रोटेट करते हैं, जब हम कंपास बॉक्स को रोटेट करते हैं साइड करने के लिए, तो ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में ही रहता है और हमारा आई साइटिंग या फिर कहीं आई वेन्स टिल्ट होके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ग्रेजुएटेड रिंग फिक्स्ड टू बॉक्स, कंपास बॉक्स पे ये फिक्स्ड होता है एंड रोटेट्स विद बॉक्स या फिर LOS। ये हमारा प्रॉपर्टीज था। सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज थी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें लीस्ट काउंट होता है जनरली, इसमें लीस्ट काउंट होता है 30 मिनट का, या तो ये 1 मिनट, एंड लीस्ट काउंट जो हमारा होता है प्रिज्मेटिक का लीस्ट काउंट होता है 15 मिनट का। क्या है ये? 30 मिनट का और उसमें होता है 15 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स इन प्रिज्मेटिक कंपास, एडजस्टमेंट्स इन प्रिज्मेटिक कंपास। एडजस्टमेंट्स इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक होता है परमानेंट और होता है टेम्पररी। परमानेंट और टेम्पररी। पहला है हमारा टेम्पररी। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स, और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? स्टेशन एडजस्टमेंट। स्टेशन एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे टेम्पररी फील्ड पे किए जाते हैं। जिस स्टेशन पे जाएंगे हर स्टेशन पे ये हमको करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखते हैं करते क्या है इसमें। पहला होता है सेंटरिंग। दूसरा आता है हमारा लेवलिंग। पहला होता है सेंटरिंग, दूसरा होता है लेवलिंग और तीसरा होता है फोकसिंग। तीसरा है हमारा फोकसिंग। पहला है हमारा सेंटरिंग। सेंटरिंग हम किसके थ्रू करते हैं? सेंटरिंग हम करते हैं प्लम बॉब के थ्रू, बाय प्लम बॉब। प्लम बॉब क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें, मिस्त्री लोगों के पास क्या होता है? साहुल होता है। साहुल जो हमारा सीधाई देखने के लिए, दीवार की सीधाई देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसको हम प्रिज्मेटिक बॉक्स में नीचे होल ना कह के हुक होता है, उसमें धागे के थ्रू, उसमें एक थ्रेड के थ्रू बांध देते हैं। थ्रेड के थ्रू बांध कर लटका देते हैं और सीधा लटका देते हैं।
और ये जो यहाँ पर पॉइंट दिखा रहा होता है ग्राउंड पर, जहाँ पर टच कर रहा होता है पेग के जस्ट ऊपर, क्या होता है ये, यही हमारा पॉइंट जो फील्ड पर है, यही हमारा कंपास भी दिखा रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटरिंग। अगर थोड़ा बहुत डेविएशन होता है 15 सेंटीमीटर के अबाउट, या फिर कहीं 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के अबाउट, तो उसको कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है, बाय प्लम बॉब, बाय प्लम बॉब। नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट अचीव करना। हॉरिजॉन्टल LOS फिक्सेशन। हॉरिजॉन्टल LOS फिक्सेशन कहने का मतलब हमारा जो नीडल है या फिर कहीं कंपास बॉक्स है, उसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स करना, रोक कर रखना, और जब हम उसको घुमाए तो वो उसी लेवल में घूमता रहे, ताकि हमारी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स्ड रहे। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट टेढ़ा हो जाएगा, अगर सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर हल्का सा भी टेढ़ा हुआ तो उसको जब घुमाएंगे, इसको घुमा के जब इस तरफ ले जाएंगे, इसको ऐसे रखा है, और जब इसको घुमा के लाए तो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। कहने का मतलब हमारी लेवलिंग डिस्टर्ब्ड हो गई, और जो रीडिंग आएंगी वो सारी गलत आएंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोकसिंग में प्रिज्म इज फोकस्ड, प्रिज्म को फोकस किया जाता है क्लियर करके, उसके धूल वगैरह हटा के, और उसको देखा जाता है कि साफ हुआ है कि नहीं, प्रिज्म को साफ किया जाता है, और ग्रेजुएशन साफ दिख रहे हैं कि नहीं, उसको सेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम परमानेंट एडजस्टमेंट की। और हमारा जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट्स का एग्जाम में पूछता है। क्या आता है, पहले सेंटरिंग होता है, उसके बाद लेवलिंग होती है, उसके बाद हमारी फोकसिंग होती है। पहले सेंटरिंग कर लेंगे, फील्ड पॉइंट को डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल LOS पे फिक्स कर देंगे, उसके बाद उसकी फोकसिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसका, परमानेंट एडजस्टमेंट का। परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक आर सेम। परमानेंट एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बन रहा होता है, मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उस समय जितना भी एडजस्टमेंट करते हैं एक्यूरेसी के साथ, उसको कहते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। सेम फॉर प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, सेम फॉर प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, दोनों के लिए सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं होते कौन कौन से हैं, इनका एक बार डिनोटेशन देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स, साइट वेन्स, एडजस्टमेंट ऑफ नीडल। सबसे पहले नीडल को प्रॉपर ज्वेल बेरिंग पे रखते हैं, ताकि वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली वर्क कर सके, सेंसिटिविटी गुड दे सके, ब्लंट ना हो। हमारा जो ज्वेल बेरिंग है वो ब्लंट नहीं होनी चाहिए। ब्लंट मतलब एक होता है पॉइंटेड शेप और एक होता है कर्व्ड शेप। तो इसमें बेटर एफिशिएंसी मिलती है, या फिर कहीं बेटर सेंसिटिविटी देते हैं, इसलिए इस तरह की प्रेफर करते हैं। मगर जब इसमें रख देंगे तो सेंसिटिविटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ज्वेल बेरिंग जो हमारी होनी चाहिए, शार्प ज्वेल बेरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन्स। एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन, साइड वेन्स जो होते हैं हमारे, एक होता है आई वेन, एक होता है हमारा आई वेन, यहां पे जो ऑब्जर्वर के पास लगा होता है, प्लस दूसरा होता है ऑब्जेक्ट वेन, जो ऑब्जेक्ट के साइड में लगा होता है। इसमें होता क्या है, एक क्रॉस हेयर लगा होता है, एक धागा बंधा होता है, या फिर कहीं हॉर्स का हेयर लगा होता है, घोड़े का एक बाल लगा होता है। ठीक है, इसके थ्रू हमारी आई होती है यहाँ पे,
ठीक है, इधर से हम देखते हैं, इधर से हम देखते हैं और एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। और हमारा जो हॉर्स हेयर है उसके थ्रू देखते हैं, हॉर्स हेयर के थ्रू देखते हैं, मतलब एक पतला सा धागा बंधा होता है, उसको और ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड कराते हैं, उसको और ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड कराते हैं। जब हमारा कोइंसाइड हो जाता है तो हम कहते हैं क्या, LOS मिल गया। या फिर कहें ऑब्जेक्ट को वहां पर प्लेस कर देते हैं, रेंजिंग रॉड लगा देते हैं, या फिर रेंजिंग रॉड जो लगा होता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पर प्रॉपर हिंज देना और प्रिज्म को लगाना, प्रॉपर हिंजेस प्रोवाइड करना साइड्स के लिए, उसको हम कहते हैं क्या, एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन्स। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। नेक्स्ट है हमारा क्या, एडजस्टमेंट फॉर लेवल्स। लेवल्स के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, लेवल्स के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि ग्रेजुएटेड रिंग को इस प्रकार सेट किया जाता है, इस प्रकार उसका वेट रखा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी लेवल हो जाए, और जितना सेंसिटिव होगा उतना अच्छा हमारा कंपास रीडिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट, पाइवोट पॉइंट कह लें, एडजस्टमेंट ऑफ पाइवोट। पाइवोट क्या था, वही था ज्वेल बेरिंग का। मैग्नेटिक नीडल में क्या करते थे, मैग्नेटिक नीडल के वेट को कंसिडर करके उसको एडजस्ट करते थे, प्रॉपर वेट एंड साइज का होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम ज्वेल बेरिंग को एडजस्ट करते हैं, पॉइंटेड शेप में होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए। ब्लंट अभी बताया था क्या होता है। नेक्स्ट है एरर इन कंपास। एरर इन कंपास का एक लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से, लास्ट टॉपिक है ये हमारा आज का और इस चैप्टर का, एरर्स इन कंपास। जनरली 3 तरह के एरर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, एक होता है पर्सनल, और तीसरा होता है हमारा नेचुरल। एक होता है कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल, एक होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट्स में जितना डिफेक्ट आता है उसकी वजह से। सेकंड है हमारा क्या, पर्सनल, पर्सनल फॉल्ट्स की वजह से, पर्सनल। और तीसरा है हमारा पर्सनल, और तीसरा है हमारा नेचुरल। नेचुरल डिफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट, पर्सनल डिफेक्ट और नेचुरल डिफेक्ट। इंस्ट्रूमेंट में आता है अनस्ट्रेटेंड नीडल। अनस्ट्रेटेंड नीडल, अगर नीडल स्ट्रेट नहीं है तो अनस्ट्रेट, अनस्ट्रेट नीडल। नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रेट नीडल, पाइवोट इंक्लाइंड और ब्लंट। पाइवोट इंक्लाइंड या फिर कहे ब्लंट, या तो अपने एक्चुअल पोजीशन से टिल्ट होगा, मतलब कहने का मतलब वर्टिकल होना चाहिए पाइवोट, मगर अगर हल्का सा भी टिल्ट है तो उसमें डिफेक्ट है। या फिर कहे उसका जो टिप है वो शार्प नहीं है तो उसको कहते हैं ब्लंट। नेक्स्ट है हमारा स्लगिश नीडल एंड इम्प्रॉपर बैलेंसिंग वेट। स्लगिश नीडल यानी कि वार्ब्ड नीडल, शेप एंड साइज में सही नहीं है। स्लगिश नीडल एंड इम्प्रॉपर बैलेंस्ड वेट, इम्प्रॉपर बैलेंस्ड वेट। नीडल पर एक बैलेंस वेट रखा जाता है जिसको हम राइडर कहते हैं।
जिसको हम क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं, वो हमारा क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है जितना भी हमारा डिफेक्ट होता है नीडल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल एरर्स की। इसमें क्या आता है, इसमें होता है इनएक्यूरेट लेवलिंग। इनएक्यूरेट लेवलिंग अगर कर लेंगे तब भी हमारा गलत आंसर आएगा। इनएक्यूरेट लेवलिंग ये हम करेंगे, यानी कि पर्सन करेगा, यानी कि इनएक्यूरेट लेवलिंग। अगर लेवलिंग ठीक नहीं हुई है तो हमने अभी बताया था क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इनएक्यूरेट लेवलिंग, इनएक्यूरेट सेंटरिंग एंड बाइसेक्शन। इनएक्यूरेट लेवलिंग हो गया, सेंटरिंग एंड बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मतलब जब देख रहे थे तो उसको सही से प्रॉपरली बाइसेक्ट नहीं किया, क्रॉस हेयर के थ्रू ना देख कर हमने जल्दी जल्दी ऐसे ही डायरेक्टली देख लिया, तो उसको कहते हैं इनएक्यूरेट बाइसेक्टिंग। केयरलेसनेस इन रीडिंग, केयरलेस रीडिंग, इम्प्रॉपरली रीडिंग कर रहे हैं, केयरलेस रीडिंग ऑफ ग्रेजुएशंस को ढंग से नहीं पढ़ा। कहने का मतलब 1 डिग्री का अंतर पढ़ लिया, या फिर जल्दी जल्दी में हमने रीडिंग ली और कुछ गलत पढ़ लिया, तो वो हमारा पूरा सर्वे को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एरर्स। ये कौन से होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में डिक्लिनेशन आ जाता है, किसकी वजह से आता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से आता है, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से आता है। तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेस की वजह से आ रहा है, यानी कि डिक्लिनेशन शिफ्टिंग जो मैग्नेटिक नीडल था उसके थ्रू मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश हो रहा था, अगर वही चेंज होने लगा तो क्या हो जाएगा, नेचुरल एरर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा आता है लोकल अट्रैक्शन कहने का सेंस है कि अर्थ सरफेस में बहुत सारा लोहा भरा पड़ा है, या फिर कहें रेलवे कोचेस के पास हम सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वो नेचर है, लोहे का नेचर है, या फिर कहें मैग्नेटिक नीडल का नेचर है कि वो अट्रैक्ट कर लेगा और आंसर गलत बताएगा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक चेंजेस एंड इररेगुलर वेरिएशंस। मैग्नेटिक चेंजेस एंड irregular variations। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा क्या, अजीमुथ के बारे में जाना, ट्रू नियरेस्ट डिस्टेंस या फिर नियरेस्ट बेयरिंग फ्रॉम ट्रू नॉर्थ, और अजीमुथ का एक एग्जांपल देखा था। उसके बाद लोकल अट्रैक्शन जाना क्या होता है, उसके बाद फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री है या फिर 180 डिग्री नहीं है तो उसके बारे में जाना। उसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर और डेविएशन एंगल्स अनइफेक्टेड रहते हैं हमारे किससे, लोकल अट्रैक्शन से, ये जाना। उसके बाद मैग्नेटिक कंपास की थ्योरी पढ़ी, एसेंशियल फीचर्स उसमें क्या क्या होते हैं वो पढ़े। उसके बाद हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ पे जाके पेनिट्रेट करती हैं, अर्थ के बाहर कैसा होता है और अर्थ के अंदर कैसा होता है, और इक्वेटर जाना क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात किए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू अर्थ होती है, नॉर्मल होती हैं पोल्स पर, ठीक है, और इसी को जो एंगल बनाती हैं उसी को हम डिप कहते हैं। और इक्वेटर पर डिप 0 होता है, पोल्स पर 90 डिग्री होता है। मैग्नेटिक नीडल के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक नीडल कैसी होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल एक्सिस और मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस जो होनी चाहिए वो कोइंसाइड करनी चाहिए, और प्रॉपर ज्वेल बेरिंग पे रखी होनी चाहिए, सिलेंडर मेंबर होना चाहिए, मेटल मैग्नेटाइज्ड मेटल का नीडल होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया कौन कौन सी लाइंस की बात कर रहे थे,
आइसो क्लिनिक की बात करी, आइसो क्लिनिक में सेम पासिंग थ्रू सेम डिक्लिनेशन पॉइंट्स, ए क्लिनिक में 0 डिक्लिनेशन पॉइंट्स। नेक्स्ट है गोनिक में, आइसोगोनिक में सेम डिप वाले पॉइंट्स और एगोनिक में 0 डिप वाले पॉइंट्स की बात की। उसके बाद हमने बात किया प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास की बात करी थी। उसके बाद हमने बात किया उसी के बारे में चल रहा था, एडजस्टमेंट्स की बात करी। एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास में 2 तरह के थे, एक प्रिज्मेटिक कंपास में टेम्पररी था और टेम्पररी में हमने 3 तरह के एडजस्टमेंट्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला था सिस्टमैटिक, दूसरा था लेवलिंग और तीसरा था फोकसिंग। नेक्स्ट हमारी बात करी थी परमानेंट एडजस्टमेंट में। परमानेंट एडजस्टमेंट प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के लिए दोनों का सेम होता है, प्रिज्मेटिक कंपास और दोनों का सेम होता है, इसीलिए दोनों का एक साथ स्टडी कर लिया। एडजस्टमेंट फॉर नीडल था, उसमें वेट देखते हैं और राइडर का इस्तेमाल करते हुए सही करते हैं, और साइट वेंस का एडजस्टमेंट देखा। उसके बाद लेवल्स का देखा और पाइवोट पॉइंट का देखा। उसके बाद हमने 3 तरह के एरर्स पढ़े, एक था इंस्ट्रूमेंटल, एक था पर्सनल और तीसरा था नेचुरल एरर्स। तो आज के क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल हम इसी से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारा कंपास सर्वे यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।